अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं दास गुप्ता से बातें किए चला जा रहा था। दास गुप्ता ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कब से तैनात हो और चंडीगढ़ में तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैंने अपने आप को दास गुप्ता का हम वतन यानी चंडीगढ़ का रहने वाला जाहिर करके थी खुशनुदी और एतमाद हासिल कर लिया था। पर देश में कोई हम वतन, खास तौर पर पंजाबी को पंजाबी मिल जाए तो दोनों बड़े खुश होते हैं और बड़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में बड़ा मोहतात था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मिस्टर दास गुप्ता कोई यहाँ पंजाबी नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस से है और ये लोग बड़े होशियार और चालाक होते हैं। मैंने कहा, सर, चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 7 में आर्य समाज टेम्पल के करीब ही हमारा घर था। दास गुप्ता ने खुश होकर कहा, हमारा घर सेक्टर 8 में कैथोलिक चर्च के पास ही था। हैरानी की बात है कि मिस्टर सुरिंदर, आपसे कभी आमना सामना नहीं हुआ। मैंने फौरन कहा, दरअसल मैं पढ़ाई खत्म करते ही फौज में चला गया था। मैंने चंडीगढ़ के बारे में भारत के महकमा सियाहत की तरफ से छपी हुई एक किताब पढ़ रखी थी। मैंने चंडीगढ़ के महलों, पार्कों, सिनेमा घरों वगैरह के नाम जरूर लेने शुरू कर लिए थे। मिस्टर दास गुप्ता अपने शहर की तारीफ सुन सुनकर खुश हो रहा था। इस दौरान मैं इसे पैदल चलाता घाट के अगले इलाके से होता हुआ जंगल के कदर दुश्वार गुदार हिस्से में ले आया था। हम दोनों में आपस में पंजाबी में बातें हो रही थी। दास गुप्ता कहने लगा, यार, इतनी मुद्दत के बाद अपने शहर का पंजाबी मिला है। अंग्रेजी को छोड़ो, पंजाबी में बातें करो। ये बताओ कि न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोजेक्ट में काम ठीक हो रहा है? मैंने कहा, साइंसदान लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। दास गुप्ता कहने लगा, उग्रवादियों यानी तकरीबकारों का यहाँ पहुँचना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमें कैंप में बड़ा अलर्ट होकर रहना होगा। मैंने कहा, सर, हमारी सिक्योरिटी बड़ी सख्त है और इंटेलिजेंस सारे जजीरे में फैली हुई है। हमें पल पल की खबर मिल जाती है। बातें करते करते मैं मिस्टर दास गुप्ता को जंगल में इस जगह पर ले आया जहाँ नीचे घाटी में एक पहाड़ी नाला बह रहा था, जिसमें बेशुमार नुकीले पत्थर पड़े थे। ये नाला कोई 2 मंजिला की गहराई में था। यहाँ पहुंचकर मैंने कहा, सर, पिछले साल हमने एक उग्रवादी यानी तकरीबकार को नीचे इस नाले के पास पकड़ा था। कहाँ कहाँ? मिस्टर दास गुप्ता ने रुक कर पूछा। मैंने नीचे नाले की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ सर, इस नाले के पार वो एक गार में छुपा बैठा था। तुम लोगों ने अभी इस गार की तलाशी नहीं ली? दास गुप्ता ने एक जिम्मेदार इंटेलिजेंस की तरह पूछा। मैंने कहा, सर, आप खुद नीचे देखें, हमारे एक आदमी यहाँ हर वक्त पहरे पर मौजूद होता है। वो देखें, वो किनारे के बड़े पत्थर के पीछे बैठा है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मिस्टर दास गुप्ता ने नीचे घाटी में झांकते हुए कहा। मैंने कहा, सर, वो देखें, जरा आगे होकर देखें, हमारा आदमी जंगली कबीले के आदमी के भेष में बैठा हुआ है। दास गुप्ता आगे को होकर नीचे घाटी में झांकने लगा। मैं जरा पीछे हो गया। दास गुप्ता अपना आधा धड़ आगे की घाटी में झुक कर देख रहा था। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था और जिसके खातिर में भारत की मरकजी इंटेलिजेंस के अफसर दास गुप्ता को इस जंगल में लाया था। मैंने पीछे हटते ही दास गुप्ता को नीचे धक्का दे दिया। वह मुश्किल 1 सेकंड लगा होगा। मैंने नीचे देखा। दास गुप्ता एक कलाबाजी खाता नाले के नुकीले पत्थर पर मैदे की बोरी की तरह गिर पड़ा और लड़क कर पत्थरों के दरमियान फंस कर बेहिस हो गया। मैं तेज तेज कदम उठाता ऊपर से एक चक्कर लगाकर नीचे घाटी के नाले के किनारे की तरफ आ गया। दास गुप्ता का सर खुल गया था और भेजा बाहर निकल आया था। इसका ब्रीफकेस एक तरफ छोटे पत्थरों पर पड़ा था, वहीं चंद गज के फासले पर इसकी आंखों का सिया चश्मा भी पड़ा था। पत्थरों पर से दास गुप्ता का खून बह बह कर नाले के पानी में शामिल हो रहा था। मैंने करीब जाकर गुप्ता की लाश को गौर से देखा। वो मर चुका था। मैंने इसकी जेबों की तलाशी ली। एक बटवा निकला, एक रुमाल भी था जिसके कोने पर सुर्ख धागे से अंग्रेजी में डी और जी के हरूफ काढ़े हुए थे। बटवे में कुछ रुपए थे और स्टीमर का टिकट था और ब्रीफकेस की चाबी थी। मैंने बटवे को अपनी जेब में रख लिया और दास गुप्ता की लाश को पत्थरों में से खींचकर नाले के पानी में फेंक दिया। पहाड़ी नाले का पानी का बहाव बहुत तेज था। इसकी लाश आहिस्ता आहिस्ता आगे को चल पड़ी। ये नाला आगे एक दरिया से जाकर मिल जाता था और समंदर में जा गिरता था। मुझे बारीक रस्सी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरा ख्याल था कि मिस्टर दास गुप्ता नीचे गिरने के बाद इतनी जल्दी नहीं मरेगा, बल्कि बेहोश हो जाएगा और मैं रस्सी से इसकी गर्दन फंदे में लेकर तोड़ दूंगा। मगर अब रस्सी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने चाबी लगाकर जल्दी से ब्रीफकेस खोल कर देखा। इसमें कलकत्ते हेड ऑफिस का एक खत था जिसमें इसकी आर्जी तौर पर जजीरे में तब्दीली कर दी गई थी। ये खत कैंप कमांडर को दिखाकर मिस्टर दास गुप्ता ने अपनी आमद की रिपोर्ट करनी थी। ये खत और दूसरे कागजात एक फाइल में लगे हुए थे। मैंने ब्रीफकेस इसी तरह बंद कर लिया और उसे लेकर इसी रास्ते पर जल्दी जल्दी चलने लगा जो जंगल ही जंगल से सरदार भातू के गांव की तरफ चला जाता था। मैंने दास गुप्ता का सिया चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर लगा लिया। गांव पहुंचकर जब मैं सरदार के झोंपड़े में गया तो सरदार ने मेरा चश्मा और ब्रीफकेस देखकर पूछा, ये सब कुछ कहाँ से आ गया है? मैं जानता था अगर मैं सरदार को इस रात से आगाह कर दिया कि मैं दास गुप्ता को हलाक कर दिया है और अब इसकी जगह
खुद दास गुप्ता बनकर फौजी कैंप में जा रहा हूँ तो इस बात का खतरा है वो इस राज को अपने तक नहीं रख सकेगा और किसी न किसी के आगे जरूर इसका जिक्र कर देगा और इसके बाद न सिर्फ मेरा मंसूबा खाक में मिल जाएगा बल्कि मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। चुनाचा मैंने सरदार को कुछ न बताने का फैसला किया, सिर्फ इतना कहा, भातू मैंने तुम लोगों को बचाने की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। भारत सरकार तुम लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है और ज़मीन के अंदर एटमी धमाका करके तुम लोगों पर इसके असरात का मुशाहिदा करना चाहती है। फौजी खुद तो कैंप छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो ज़मीन के अंदर एटम बम लगाकर जाएंगे और इस जजीरे से कम से कम 100 मील दूर किसी जगह बैठकर रिमोट कंट्रोल की मदद से एटम बम चला देंगे। ज़मीन के अंदर बम के फटने से जो तबाही मचेगी वो तो अपनी जगह पर होगी लेकिन ज़मीन के ऊपर जजीरे में ज़बरदस्त ज़लज़ला आएगा और एटमी ताबकारी की शुआएं ज़मीन के अंदर से निकलकर सारे जजीरे को अपनी लपेट में ले लेंगी और जानवरों और इंसानों के जिस्मों पर बड़े बड़े आबले पड़ जाएंगे और फिर इनके हाथ पांव झड़ना शुरू हो जाएंगे और जजीरे के सारे इंसान अजियतनाक मौत मर जाएंगे। सरदार भातू का चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। इसने कहा, अगर हम ये जजीरा छोड़कर किसी दूसरे जजीरे पर चले जाएं तो क्या वहाँ भी हमारे साथ यही होगा? मैंने इसे मजीद डराते हुए कहा, यहाँ से करीबी जजीरा 50 मील के फासले पर है। एटम बम का असर कम से कम 100 मील तक जाएगा, इसलिए मैंने जजीरे के लोगों को बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। मैं अभी तुम्हें तो कुछ नहीं बताऊंगा मेरा मंसूबा क्या है, सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं कुछ दिनों के लिए फौजी कैंप में जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ ये भी मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर कोई पूछे तो तुम इसे यही कहना कि मैं एक ज़रूरी काम से दूसरे जजीरे पर गया हूँ। सरदार बहादुर की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने ब्रीफकेस संभाला, आंखों पर चश्मा लगाया और झोंपड़े से निकलकर छोटी सी पगडंडी पर चल पड़ा जो आगे जाकर फौजी कैंप की तरफ जाने वाली सड़क से मिल जाती थी। सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये कम आबाद छोटा सा गुमनाम जजीरा था जहाँ कोई टैक्सी चलती थी ना कोई बस चलती थी। फिर फौजी कैंप से निकलती और फौजी कैंप की तरफ जाती फौजी गाड़ियाँ नजर आती थी। फौजी कैंप के गेट पर पहरा देते संतरी ने मुझे रोक लिया और पूछा मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बड़े रोबदार और पुरअतमाद लहजे में कहा, टेलीफोन पर मेरी कैंप कमांडर साहब से बात करवाओ। लकड़ी का छोटा सा खोखा साथ ही बना हुआ था जिसमें टेलीफोन पड़ा था। संतरी समझ गया ये कोई अफसर है जो किसी बड़े शहर से आया है। इसने फ़ौरन कैंप कमांडर से राब्ता पैदा करके कहा, सर साहब से बात करें, और संतरी ने रिसीवर मुझे दे दिया। मैं पहले से भी ज़्यादा एतमाद से लहजे में अंग्रेज़ी में कह रहा था, सर मैं दास गुप्ता हूँ, दास गुप्ता फ्रॉम सेंट्रल मिलिट्री इंटेलिजेंस। मैं कलकत्ते से अभी पहुँचा हूँ। ये बड़े अफसोस की बात है कि आपने मेरे लिए जेटी पर गाड़ी नहीं भेजी। दूसरी तरफ कैंप कमांडर ने माजरत पेश करते हुए कहा, सर हमने गाड़ी भेजी थी मगर पता चला कि आप जेटी पर नहीं हैं। थोड़ी देर हुई गाड़ी वापस आ गई है, आप फ़ौरन आ जाएं, हमें आपका ही इंतज़ार है। मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर करें और मैंने रिसीवर संतरी को दे दिया। संतरी ने टेंशन होकर कहा, यस सर ठीक है सर। संतरी ने रिसीवर रखकर मुझसे कहा, सर ठीक है, और मैं जल्दी से गेट की रुकावट पीछे हटा दी। मैं कैंप की हदूद में दाखिल हो गया। फौजी बैरकें कैंप कमांडर का ऑफिस मैंने देख रखा था। जब मैं गांव के आदमी के साथ सब्जियां तरकारियां वगैरह लेकर कैंप में कुछ रोज़ पहले आया था, इस वक्त सिर्फ लंगर खाने के 2-3 सिपाही मैंने देखे थे। वो सिपाही भी अब मुझे नहीं पहचान सकते थे क्योंकि इस वक्त मेरे जिस्म पर चेहरे का रंग नस्वारी था। मैंने जिस्म पर सिर्फ एक तहबंद लपेट रखा था और सर पर जानवरों के परों वाली टोपी थी, जबकि अब मैं क्लीन शेव था। मैंने कमीज पतलून पहन रखी थी और आंखों पर सिया चश्मा लगा हुआ था। बाल बड़े सलीके से बने हुए थे और हाथ में ब्रीफकेस था। मैं लंगर खाने के सामने से गुजरता हुआ बैरकों के पास आया तो मैंने देखा कि एक फौजी अफसर फौजी चाल चलता मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं रुक गया। फौजी अफसर तेज तेज कदम उठाता मेरे पास आया और हाथ आगे बढ़ाकर अंग्रेजी में कहने लगा, सर मैं कैप्टन चंद्रशेखर, कैंप कमांडर आपको अपने कैंप में खुशामदीद कहता हूँ। मैंने हाथ हिलाते हुए बड़े वक़ार के साथ कहा, मैं दास गुप्ता हूँ, चीफ ऑफिसर सेंट्रल मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ इंडिया। कैंप कमांडर चंद्रशेखर ने बड़े मादत भरे लहजे में कहा, सर आई एम सॉरी, हमारी गाड़ी जेटी पर लेट पहुंची और आप यहाँ तक पैदल आए। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, ये बताएं कि न्यूक्लियर लेबॉरेटरी का काम कैसा जा रहा है। कैंप कमांडर चंद्रशेखर मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और बड़े रख रखाव और अदब व आदाब से गुफ्तगू कर रहा था। इसकी एक वजह ये थी कि इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वालों से तमाम फौजी और सिविल अफसर डरते थे। इंटेलिजेंस सर्विस वालों को हुकूमत ने वही इख्तियार दे रखे थे जो किसी ज़माने में हिटलर ने गस्टापो पुलिस को दे रखे थे। इन लोगों से वजीर भी अंदर से अंदर खौफ खाते थे क्योंकि ये लोग जिसके खिलाफ ज़रा सी भी रिपोर्ट लिख देते थे इसके खिलाफ हुकूमत फ़ौरन एक्शन ले लेती थी और इसे मुअत्तल करके इसके खिलाफ महकमाना तहकीकात शुरू हो जाती थी और बाद हालतों में देर उताब अफसरों को नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र गिरफ्तार भी कर लिया जाता था। चुनांचे यही वजह थी कि कैंप कमांडर चंद्रशेखर मुझसे दबकर और बड़े अदाब से गुफ्तगू कर रहा था। के तर्ज अमल से मुझे ये फ़ायदा पहुंच रहा था कि मुझ पर शक व शोबा करने की तरफ से कैप्टन शेखर का ख्याल तक नहीं जा रहा था। कैंप कमांडर के ऑफिस में जाते ही मैंने ब्रीफकेस खोलकर कैप्टन शेखर को अपनी तकरीरी के कागजात दिखाए।
कि इंडिया की मरकजी हुकूमत के इंतहाई हसास शोबे यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस के कागजात थे जिन पर बाकायदा सरकारी मोहर लगी हुई थी और मरकजी सेक्रेटरी डिफेंस के दस्तखतों वाला कलकत्ता हेड ऑफिस के अफसर आला के दस्तखत बमाए सरकारी मोहर के सब था। कैप्टन शेखर को कैसे शक पड़ सकता था कि ये शख्स दास गुप्ता नहीं है बल्कि इसकी जगह कश्मीरी मुजाहिद है। कैंप कमांडर ने इसी वक्त ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुझसे कहा, सर हमारे कैंप में आपकी शान के लायक तो रिहाइश का इंतजाम नहीं है, फिर भी मैंने आपके रहने के लिए एक बैरक में स्पेशल बिस्तर वगैरह लगवा दिया है, आप चलकर मुआयना कर लीजिए। मैं बड़ा होशियार कमांडो था। मैंने कहा ये बातें बाद में हो जाएंगी, सबसे पहले मैं न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री के साइंसदानों से मिलना चाहता हूँ। आपको मालूम ही होगा हमें ख़ास तौर पर इस लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी और निगरानी के लिए यहाँ तैनात किया गया है। कैप्टन शेखर चंद्र बोला, यस सर, आइए मैं आपको लेबॉर्ट्री लिए चलता हूँ। इस वक्त हमारे पास 6 साइंसदान और 3 असिस्टेंट न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इनके लिए इतने में टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। कैप्टन शेखर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कैंप कमांडर स्पीकिंग। कैप्टन शेखर ने टेलीफोन पर ही कहा, यस मैडम, मिस्टर दास गुप्ता यहाँ पहुँच गए हैं, इनसे बात कीजिए। कैप्टन शेखर ने टेलीफोन का रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर कलकत्ते से आपकी बेगम साहिबा का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। एक लम्हे के लिए मेरा जहन जैसे रुक सा गया। दूसरे लम्हे में दास गुप्ता की बीवी से इसका खामिद बनकर बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैंने रिसीवर करीब लाते हुए जानबूझकर ज़रा खांसते हुए कहा, हेलो डार्लिंग, मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं। दूसरी तरफ से दास गुप्ता की बीवी की आवाज़ आई, क्या बात है गुप्ता जी, आपकी आवाज़ क्यों बदली हुई है? मैंने थोड़ा और खांस कर कहा, सफ़र में उलट पुलट चीज़ें खाने से गला थोड़ा ख़राब हो गया है, तुम सुनाओ घर में सब ठीक ठाक हैं? मुझे ना तो दास गुप्ता की बीवी का नाम मालूम था, ना ये पता था कि हमारे बच्चे भी हैं या नहीं। मैं बड़ा मोहतात होकर बात कर रहा था, ज़रा सी भूल चूक से मैं फ़ोन पकड़ा जा सकता था। इसकी बीवी ने कहा, माता जी अमृतसर से चंडीगढ़ आ गई हैं, मैं तुम्हें याद करती हूँ, मैं भी 2-4 दिन के लिए कलकत्ते से चंडीगढ़ जा रही हूँ। मुझे आज ही खत लिखना और अपने गले का ख्याल रखना, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल पहचानी नहीं जाती। मैंने एक बार फिर खांसते हुए बैठी हुई आवाज़ के साथ कहा, मैं यहाँ डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, तुम फिक्र न करना। ओके डार्लिंग, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ, फिर फ़ोन करूँगा। दूसरी तरफ से दास गुप्ता की बीवी ने कहा, खत ज़रूर लिखना, तुम्हारा गला बहुत ख़राब लगता है, आवाज़ बिल्कुल बदली हुई है। मैंने कहा, चिंता ना करो डेयर, मैं ठीक हो जाऊँगा, बाय। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कैप्टन शेखर बोला, सर मेरे साथ चलिए, कैंप का डॉक्टर शर्मा गला चेक करके आपको दवा दे देगा। मैंने गला साफ़ करते हुए कहा, अभी मैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को एक नज़र देखना चाहता हूँ ताकि सिक्योरिटी का इंतज़ाम चेक कर सकूँ। डॉक्टर शर्मा के पास इसके बाद जाएंगे। मैं कैंप कमांडर चंद्रशेखर के साथ न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री के तहखाने की तरफ चला तो चंद कदमों के फासले पर थी। मैं अभी तक दास गुप्ता की बीवी के बारे में सोच रहा था, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं पड़ गया। मेरी आवाज़ दास गुप्ता की आवाज़ से काफ़ी मुख्तलिफ थी। मैं सोचकर एक लम्हे के लिए परेशान हो गया कि अगर दास गुप्ता की बीवी अपनी खामिद की बीमारी की वजह से इसकी तीमारदारी के ख्याल से वहाँ पहुँच गई तो फिर क्या होगा? मैं तो नकली दास गुप्ता हूँ, मेरा राज फाश हो जाएगा और मुझे वहाँ से फरार होने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। निकोबार के जदीदे क्या कैंप कमांडर चंद्रशेखर मेरे साथ साथ चल रहा था। मैं भारत की सेंट्रल मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ दास गुप्ता के भेस में कैंप कमांडर से जेर ज़मीन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में बातचीत कर रहा था। इसके साथ चला जा रहा था। भारत की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लेबॉर्ट्री ज़मीन दोस्त तहखाने में कायम की गई थी। यहाँ ज़मीन से फिजा में दुश्मन के लड़ाका बमबार तैयारों को निशाना बनाने के लिए ऐसे छोटे मिसाइल तैयार किए जा रहे थे जिनके आगे मटर के दाने के साइज का न्यूक्लियर वारहेड लगाया जा रहा था। ये त्यारे के जेट इंजन से निकलने वाली गैस की हरारत पर इसके पीछे जाता था और त्यारे से टकरा कर इस तरह तबाह करता था कि न्यूक्लियर वारहेड के फटने से जो क़यामत खेज हरारत पैदा होती थी, इससे त्यारा इसके हवाबाज समेत पिघल कर भाप बनकर उड़ जाता और त्यारे का मलबा भी ज़मीन पर नहीं गिरता था। इस वारहेड का यह फ़ायदा था कि भारत पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को कश्मीर की कंट्रोल लाइन के बाहर पाकिस्तान की हदूद में निशाना बना सकता था और चूँकि पाकिस्तान का मलबा भाप बनकर फिजा में तहलील हो जाता, इसलिए पाकिस्तान ये एहतजाज भी नहीं कर सकता था कि भारत ने इसके तैयारे को इस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी हदूद के अंदर परवाज़ कर रहा था, क्योंकि तैयारे का मलबा सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता था। ये एक बहुत ख़तरनाक ईजाद थी। जंग की हालत में भी इसके मिसाइल का निशाना कभी नहीं चूक सकता था, क्योंकि जेट इंजन की हरारत पर त्यारे का पीछा करता था और त्यारा फिजा में इससे बचकर नहीं जा सकता था। इस खतरनाक तरीन न्यूक्लियर वारहेड पर भारत के अंडमान निकोबार जज़ायर के दूरअफ्तादा जजीरे के एक तहखाने में खुफिया तौर पर काम हो रहा था। मेरी इतलात के मुताबिक अभी न्यूक्लियर वारहेड की तैयारी का अमल जारी था, क्योंकि एटमी तवानाई को मटर के दाने के बराबर छोटे साइज में लाने के लिए काफ़ी वक्त और साइंसी महारत दरकार थी। इस काम के लिए भारत को इसराइली हुकूमत का ताउन भी हासिल था और 3 इसराइली यहूदी साइंसदान इस प्रोजेक्ट पर शब रोज़ काम कर रहे थे। मैं इन मिसाइलों के तैयार होने और इन्हें भारतीय फ़िज़ाइया को सप्लाई किए जाने से पहले पहले इस लेबॉर्ट्री को तमाम साजो सामान और साइंसदानों समेत तबाह कर देना चाहता था। इसलिए मैं मिशन पर जजीरे में था।
मेरे लिए जजीरे के तहखाने की लेबॉर्ट्री तक पहुंचने का सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि इस खुफिया कैंप में सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त इंतजाम किया गया था कि खुद किसी भारतीय फौजी को भी इसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। लेबॉर्ट्री के अंदर साइंसदानों के अलावा 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर भी निगरानी पर मुकर्रर थे। मेरी खुशकिस्मती से ऐसा हुस्न इत्तफाक हो गया था कि मुझे पता चला कलकत्ते से इंडियन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सीनियर चीफ ऑफिसर, जो चंडीगढ़ का पंजाबी है, खुफिया कैंप की निगरानी के लिए जजीरे में आ रहा है। जाहिर है ये अफसर दूर दराज से भारतीय हेड ऑफिस से जजीरे में भेजा जा रहा था और कैंप के फौजी अहदेदार इससे सूरत से नावाकिफ होंगे। मैंने इस सेंट्रल खुफिया सर्विस के ऑफिसर, जिसका नाम दास गुप्ता था, रास्ते में ही काबू करके इसकी जगह खुद इस फौजी कैंप में जाने का फैसला कर लिया। ये कोई मामूली आसान एडवेंचर नहीं था। इसमें पकड़े जाने के बेशुमार इम्कानात थे, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए भारतीय फौजी कैंप में दाखिल होने का यही एक रास्ता था। मेरे पकड़े जाने के तमाम खदशात को सामने रखते हुए इस मंसूबे पर हर हालत में अमल करना था। मेरे नज़दीक मेरी अपनी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। अहमियत अगर थी तो इस बात की कि हमारा दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की हवाई फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने के लिए जिस मज़मूम मंसूबे पर काम शुरू कर रखा है, इसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये इतना महंगा और तवील अमल मंसूबा था कि अगर इसे एक बार न्यूक्लियर मवाद की सारी मिकदार के साथ निस्त नाबूद कर दिया जाता तो इसे दोबारा शुरू करने के लिए एक तवील तरीन और लंबी मुद्दत दरकार थी, और इतना ज़र मुबादला चाहिए था कि भारत माली एतबार से इस पर दोबारा काम शुरू करने की पोजीशन में नहीं था। और अगर वो अपने भूखे अवाम का पेट काट कर इस प्रोजेक्ट पर दोबारा शुरू भी कर देता काम, तो इसके पास इतना वक्त और इतनी लंबी मुद्दत दरकार थी कि इस दौरान पाकिस्तान, जो खुद एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका था, वो भारत के इस न्यूक्लियर मिसाइल के फिजा में ही तबाह करने वाला जवाबी न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर सकता था। क्योंकि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं था, इसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस इसे दुश्मन के तमाम पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों की फ़ौरन खबर कर देती थी और वो जवाबी कार्रवाई के लिए फ़ौरन काम शुरू कर देता था। खास तौर पर फिजा में वार करने वाले भारत के इस न्यूक्लियर वारहेड मिसाइल के बारे में फुल रिपोर्ट मैंने खुफिया जरिए से पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहुंचा दी थी, और मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में दुश्मन के इस नापाक मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए इसके खिलाफ जवाबी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका होगा। चुनाचा अब ये भारी जिम्मेदारी भी आयद मुझ पर थी कि मेरा कौमी और दीनी फरीदा बन गया था कि मैं जान की बाजी लगा दूं और मेरी मौत इस कमांडो ऑपरेशन में यकीनी हो तो मरने से पहले भारत के इस नापाक प्रोजेक्ट को तबाह बर्बाद कर दूं, और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो खुद भी इस प्रोजेक्ट के साथ ही ख़त्म हो जाऊं। कैंप कमांडर चंद्रशेखर मुझे मिस्टर दास गुप्ता समझते हुए कैंप की न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री के मुआयने के लिए तहखाने की तरफ ले जा रहा था। मैंने आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ा रखा था। अपना ब्रीफकेस, जो कि असल में दास गुप्ता का था, मैंने कैंप कमांडर के ऑफिस में ही रखवा दिया था। कैप्टन चंद्रशेखर कह रहा था, सर हमने यहाँ सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त इंतजाम कर रखा है कि तो फौजी अफसर भी यहाँ बगैर पूरे कागजात दिखाए दाखिल नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा ही इंतजाम होना चाहिए। ये हमारी भारत सरकार का इस वक्त सबसे महंगा, सबसे अहम और सबसे खुफिया प्रोजेक्ट है। हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमत ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है। मैं नीचे लेबॉर्ट्री में आ गया। मैं बड़ी गहरी और तेज़ निगाहों से लेबॉर्ट्री की एक एक शय का जायज़ा ले रहा था। तहखाने में कुल 5-6 कमरे थे जहाँ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का जदीद तरीन कंप्यूटराइज सामान लगा हुआ था। वहाँ भारत और इसराइली साइंसदान अपने काम में मसरूफ़ थे। 3 कमरों में न्यूक्लियर भट्टियाँ लगी हुई थी जहाँ एटमी तवानाई को कम से कम साइज में बनाने के लिए इंतहाई पेचीदा और इंतहाई दिक्कत तलब अमल जारी था। लेबॉर्ट्री में कैंप कमांडर ने खुफिया ऑफिसर से मुझे मिलाया, जो वहाँ सरकारी तौर पर पहले से खुफिया निगरानी के लिए मुतय्यन था। मुझे मालूम था ये खुफिया ऑफिसर मुझसे कमतर दर्जे का है, चुनाचा मैंने गर्दन उठाकर बड़े रोबदारा लहजे के साथ इससे बात की। इस खुफिया अफसर का नाम मिस्टर राम गंगोली था। वो सुबह बिहार का रहने वाला था। मिस्टर गंगोली कुदरती तौर पर मुझसे मरूब था और मेरी हाँ में हाँ मिलाता था। मैं यही चाहता था। मैंने इससे कहा, हम लोगों पर इस प्रोजेक्ट की हिफाजत की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हमें यहाँ काम करते एक साइंसदान को अपनी कड़ी निगरानी में रखना होगा। ख़ास तौर पर गैर मुल्की साइंसदानों की बाकायदा निगरानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन भारी से भारी रकम देकर इनमें से किसी को खरीद सकता है और ये साइंसदान रुपए के लालच में आकर दुश्मन को इस प्रोजेक्ट के सारे खुफिया राज बता सकते हैं। मिस्टर राम गंगोली ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, गुप्ता साहब, सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं पहले ही यहाँ पर काम करने वाले इसराइली साइंसदानों की पूरी निगरानी कर रहा हूँ और इन लेबॉर्ट्री के बाहर नकलो हरकत भी निगाह में रखता हूँ। अब तक सर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी पर ज़रा सा भी शक पड़ा तो मैं फ़ौरन आपको रिपोर्ट करूँगा, क्योंकि जजीरे में दुश्मन के जासूस दाखिल हो चुके हैं। इसका सबूत ये है कि इन्होंने हमारे कैंप के फौजी को, जो रोज़ाना की पेट्रोल ड्यूटी पर था, अगवा करके गायब कर दिया है। मैंने कहा, हो सकता है दुश्मन के जासूसों ने इसे कत्ल कर दिया हो। राम गंगोली ने कहा, सर ऐसी सूरत में हमें अपने फौजी की लाश ज़रूर मिल जानी चाहिए थी। हमने जजीरे का कोना कोना छान मारा, मगर हमें किसी जगह अपने फौजी की लाश का निशान तक नहीं मिला। बहरहाल मैंने कहा, हमें हर लम्हे चौकस रहने की ज़रूरत है। मुझे इसलिए भारत सरकार ने यहाँ तैनात किया है।
मैंने गुफ्तगू के दौरान खास तौर पर नोट किया कि जो दरमियानी कमरा था जिसमें न्यूक्लियर भट्टी का साइज बड़ा था और इस कमरे में दीवार के 7 सिलेंडरों की कतार लगी थी। मैंने मिस्टर राम गंगोली और कैंप कमांडर की मौजूदगी में सीनियर खुफिया ऑफिसर की हैसियत से दरियाफ्त किया कि इन सिलेंडरों में किस किस्म का मवाद है। जो पुख्ता उम्र का साइंसदान था इस भट्टी पर काम कर रहा था, इसने बताया कि इन सिलेंडरों में कुछ माया ऑक्सीजन भरी हुई है और बाकी सिलेंडरों में ऐसी कीमियाई महलूल भरा हुआ है जो न्यूक्लियर वारहेड के तामीरी अमल में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जानबूझकर सवाल किया, क्या ये मवाद किसी एतबार से धमाका खेज भी है? जी हाँ, ये इतना धमाका खेज है कि अगर ये फट जाए तो इसके साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी फट जाएंगे और इस कदर धमाका खौफनाक होगा कि हमारे समेत इस फौजी कैंप में कोई शय बाकी नहीं रहेगी।